So students, today we are going to start with a new chapter which is measurement of phase and frequency. In this chapter, we will learn that how instruments used to measure phase as well as frequency. There are separate instruments which use to measure the phase and the frequencies. First, we will study about the phase, how to measure the phase between the phase for the given system. So for the phase, we are using the first method, which is the power factor meters. So basically, what are the power factor meters? We will study about that. There are so basically what happened in the power factor meters, they are used to design to find out the power. Basically what happened in the power transmission system and distribution system, we measure power factor at every station and electrical substation using these power factor meters. So power factor measurement provides us the knowledge of type of load that we're using and helps in calculating of losses happening during the power transmission system and distribution. So this is the basic work of a power factors. Or you can say that the whole measurement is done by the power factor meter. So let's start. We have divided into, basically I have given here two, but there are three parts: single phase electrodynamometer type power factor meters, three phase, and there is also moving iron type power factor meter. So first we will discuss about the single phase electrodynamometer type power factor meter. So we will first learn the construction and the working as well of this electrodynamometer power factor meter. So let's consider first the diagram. What happen is, मैंने यहाँ पे इस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक मीटर लगा है. तो इस तरीके से डायग्राम देखो, यहाँ पे एक मीटर एडजस्टमेंट है जहाँ पे कुछ वैल्यूज दिखाई गई हैं और वैल्यूज किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं लीडिंग और लैग के केसेस में. ये है. अब क्या कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, ये जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला ये हमारा फिक्स पार्ट है. ये हमारा फिक्स पार्ट है, ये फिक्स पार्ट है. यहाँ से आपके पास वोल्टेज सप्लाई है. मैं एक सेकेंड थोड़ा डायग्राम क्लियर कर दूं. ओके, यहाँ से आपके पास वोल्टेज सप्लाई है. यहाँ पे आपके पास दो कॉइल्स लगी हुई हैं इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के. फिर आपका यहाँ पे ओवरऑल लोड लगा हुआ है. देन आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टिव लोड है और आपके पास इंडक्टिव लोड है. इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट होगी. आप लोग ये भी देख रहे होगे यहाँ पे एक पॉइंटर लगा है जो पॉइंट आउट करेगा फाइनली लीडिंग लैगिंग पोजीशन की वैल्यूज पे. ओके, सो इस तरीके से है सारी चीजें. अब होता क्या है, अब हमारे पास आती है यहाँ पे, सपोज वोल्टेज के, हमारे पास यहाँ पे करंट जनरेट हुई. सपोज यहाँ पे आई करंट जनरेट हुई हमारे पास. अब क्या होगा, ये करंट हमारी चले जाएगी कुछ फिक्स कॉइल की तरफ सपोज, और कुछ करंट हमारे पास, सपोज कोई I1 करंट है या IA करंट है, सपोज हमारी कॉइल A में जा रही है और एक कॉइल B में जा रही है. सबसे पहले आई वांट टू क्लियर दैट कि हम क्या करते हैं, जो हमने दो कॉइल्स ली हैं वो हम लेते हैं या तो रेजिस्टिव लोड की एक कॉइल लेते हैं, दूसरी हम ले लेते हैं हमारी कैपेसिटिव लोड या फिर इंडक्टिव लोड की. बेसिकली हमने यहाँ पे जो ए कॉइल ली है वो हमने यहाँ पे रेजिस्टिव लोड की कॉइल ली है, और बी जो हमने ली है वो हमारी इंडक्टिव लोड की कॉइल है. हम लोग चाहें तो कैपेसिटिव लोड भी ले सकते हैं, बट नहीं, हम इसलिए ले रहे हैं इंडक्टिव लोड कि हमारे पास जो मतलब एंगल जो भी है फेस में है अक्रॉस दी लोड वो हमें इजीली पता चल जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, करंट आने पे, करंट जो है यहाँ पे ये पैरेलल भी लगे हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री भी परपेंडिकुलर है. एक करंट हमारा जाएगा इसकी तरफ ए की तरफ, एक करंट हमारा जाएगा बी की तरफ. अब करंट के आने पे हम लोगों ने जो करंट है वो इस तरीके से देनी है. मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि हमारा जो रेजिस्टिव लोड है और हमारा इंडक्टिव लोड है वो इस तरीके से रिलेशन बन जाए कि R इक्वल्स टू ओमेगा L आ जाए. ठीक है. जो बेसिकली इस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं कि जो वैल्यू ऑफ करंट है एट एन एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी विच विल इक्वल्स टू R इक्वल्स टू ओमेगा L. ये तो बात रही इस तरीके से. अब क्या होता है, करंट आ जाता है दोनों कॉइल्स में. अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे बनती हैं.
फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो उस टॉर्क के प्रोड्यूस होने पे बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो करंट है कॉइल ए में वो इस तरीके से फेस है हमारे सर्किट वोल्टेज की, सर्किट वोल्टेज में, वाइल जो करंट थ्रू कॉइल बी है वो लैग कर रहा है। करंट जो ए है वो इन फेस है, जो करंट बी है वो हमारा लैग करता है वोल्टेज जो बन रही है एंगल, सॉरी वोल्टेज जो बन रही है हमारे ए में उसके एंगल से। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैंने कहा कि द करंट थ्रू कॉइल ए इज इन फेस विद सर्किट वोल्टेज वाइल थ्रू बी लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ए विच इज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो कॉइल्स हैं ये ऐसे तो नहीं हवा में, ये दे आर सस्पेंडेड विद इन सम मटेरियल। तो हमने यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के लिगामेंट मटेरियल यूज किया जाता है जो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है। और यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग एलिमेंट हमने यूज नहीं किया, एक्सटर्नल कंट्रोलिंग एलिमेंट यूज नहीं करा। So in order to simplify problem, we assume that current through coil B lags the voltage. Current through coil B lags the voltage by exactly 90 degree. हमने क्या किया, assume जो current है coil B में वो lag कर रहा है voltage कौन से एंगल से, 90 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब जो प्लेन्स के बीच में हमारे जो द एंगल बिटवीन प्लेन्स ऑफ कॉइल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये भी पता चल गया। नाउ देयर विल बी टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स, मैंने आपको जैसे बताया एक एक्ट कर रहा है हमारा कॉइल ए पे, एक एक्ट कर रहा है कॉइल बी पे। द कॉइल वाइंडिंग्स आर सो अरेंज्ड दैट द टॉर्क ड्यू टू द कॉइल, इस तरीके से वाइंडिंग अरेंज की जाती है, दोनों टॉर्क जो हैं वो हमारे इक्वल होंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब क्या होता है हमारा जो पॉइंटर है उस, जब हमारा डिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है तो ये पॉइंटर हमारा पॉइंट आउट करता है कि लीडिंग एंगल है, लैग एंगल है। जैसे यहाँ पे लैग एंगल आ रहा है तो लैग पे जो एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है वो हमको बता रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट। लेट इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ cos फाई, हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हमारा कॉइल ए पे लग रहा है टी ए, वो क्या आ जाएगा, के वी आई एम मैक्स cos फाई साइन फाई, ये आ जाता है। उसके बाद ये है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आप लोग याद रखना क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन है प्लेन ऑफ रेफरेंस की तरफ से, और एम मैक्स जो है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, मैंने भी बताया था। अब ये जो टॉर्क है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। इसी तरीके से बी वाला भी कुछ होगा पॉइंट, ये देखो बी है जो हमारा, ये जो बी है टॉर्क बी के बी आई एम मैक्स। अब क्या बनेगा, बी हमारा फेस पे है तो इस तरीके से हमने मतलब लैग कर रहा था हमारा वोल्टेज बाय एन एंगल ए विच इज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 माइनस फाइव और sin 90 प्लस थीटा, इस तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली ये वैल्यू आ जाती है। तो इसका फेसर डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में जो हमारा ये बन रहा है इसका फेसर डायग्राम है। सो अब आप देखो यहाँ पे अगर हम एक ऐसी कंडीशन ले जाते हैं जब हम सपोज करते हैं कि दोनों टॉर्क इक्वल है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज में, तो मतलब टी ए इक्वल्स टू टी बी आ जाएगा। सो हमारी कंडीशन तब क्या बन जाएगी, ये मतलब दोनों वैल्यूज को हमने इक्वल लिख दिया। So therefore the deflection of instrument is a measure of phase angle of a circuit। इस तरीके से हमने फेस एंगल को निकाला। जो स्केल है इंस्ट्रूमेंट का उसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं मतलब डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है। जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये डिजाइन की जाती है और कैलिब्रेट कर सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई ऑन विच इट इज टू बी यूज्ड। So in case the meter is used for any other frequency or if supply contain harmonics, it will give rise to serious errors in the indication on account change in value of reactance। So basically आपको यही चीजें देखनी थी कि कैसे कैसे काम कर रही हैं सारी चीजें। So I hope you have understood the lecture. Thank you.